Good morning to all. Welcome to all on DJC classes. I hope you find this video well. In this video, we will discuss about enzyme involved in DNA replication in prokaryotes. Here are content. There are some basic points regarding DNA replication. First is DNA replication is a process by which one parental double-stranded DNA generate two identical replicas. डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक पेरेंटल डबल स्टैंडर्ड डीएनए से दो आइडेंटिकल या फिर एग्जैक्ट कॉपी या रेप्लिकास का फॉर्मेशन होता है या जनरेशन होता है. Each of the two strands of every parental DNA molecule serve as a template for the formation of a complementary daughter strand. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए टेम्पलेट ज़रूरी होता है. और ये टेम्पलेट क्या होता है, तो जो पेरेंटल स्टैंड होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, उसका जो सिंगल स्टैंड होता है यही क्या करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है. और इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है. और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. Replication initiation protein unbind the DNA duplex at a specific sites in the genome called origin of replication. So हम बात किए कि टेम्पलेट क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. ऐसा तो नहीं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का जो फॉर्मेशन वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा. एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या एक स्पेसिफिक साइट से क्या होता है, डीएनए का अनबाइंडिंग स्टार्ट होता है. और इसको करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन इनिशिएशन प्रोटीन्स बोलते हैं. और जो स्पेसिफिक साइट होती है इसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. द न्यू सिंथेसिस रिक्वायर्स द 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स DGTP, DCTP, DATP, DTTP and single stranded DNA and 3' OH for incoming deoxynucleotides. तो देखो, हमें रेप्लिकेशन कराना है तो किन चीज़ों की ज़रूरत होगी. एक तो हमें जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसकी ज़रूरत होगी. दूसरा टेम्पलेट की ज़रूरत होगी जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. तीसरा किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो प्राइमर जो होता है, प्राइमर क्या करता है, 3' OH रीजन प्रोवाइड करता है. और यही 3' OH रीजन जो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है और न्यू जो बेस पेयर्स होते हैं उसको ऑन करवाने. हम पहले एंजाइम की बात करते हैं, डीएनए प्राइमेज. तो डीएनए प्राइमेज क्या होता है, डीएनए प्राइमेज इज एन एंजाइम विच एड्स शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड. देखो, जो प्राइमेज है वो क्या करेगा, टेम्पलेट जो स्ट्रैंड होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस को या फिर क्या बोलेंगे हम, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है और एक शॉर्ट सीक्वेंस बनाता है जिसको हम प्राइमर बोलते हैं. ठीक है. और ये प्राइमर क्या करता है, 3' OH रीजन जनरेट करता है या फिर प्रोवाइड करता है. अब यही 3' OH रीजन का जो OH है ये अटैक मारता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो आ रहा है उसके अल्फा फॉस्फेट पर. और इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हो जाता है. ठीक है. इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाता है आगे. अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए प्राइमेज की तरह काम करता है उसको हम बोलते हैं डीएनए जी. करते हैं हेलिकेज. हेलिकेज क्या होता है, हेलिकेज जो होता है, हेलिकेज इज अ helix destabilizing enzyme. They separates the two strands of DNA at the replication fork behind topoisomerase. तो डीएनए हेलिकेज जो होता है ये हेलिक्स को डीस्टेबलाइज करता है. डीस्टेबलाइज मतलब जो स्टेबलाइज करने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ये क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है दोनों स्ट्रैंड को. ठीक है. इट यूजेज एनर्जी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट होल्ड द बेस पेयर्स टुगेदर. तो अभी मैंने बताया कि वो क्या करेगा, बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि स्टेबलाइज करेगा दोनों स्ट्रैंड को, उसको ब्रेक करता है. और इस ये जो स्ट्रैंड का बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए ये एटीपी का यूज़ करता है. तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. ठीक है. हेलिकेज इन्वॉल्व इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए बी. जो हेलिकेज इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट्स में उसको डीएनए बी कहते हैं. हेलिकेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हेक्सामेरिक होता है. ठीक है. हेक्सामेरिक मतलब 6 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, ये आपस में असेंबल होते हैं और हेक्सामेरिक एसोसिएशन बनाते हैं. ठीक है. और ये हेक्सामर के फॉर्म में ही काम करते हैं.
एक बार ये बाइंड हुआ हेक्सामेरिक फॉर्म में, फिर ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, मतलब जहाँ तक उसको इंड करवाना है रेप्लिकेशन को वहाँ तक वो क्या करेगा, ओपन करते हुए जाएगा। जहाँ पास इंड आ जाएगा रेप्लिकेशन का वहाँ पास वो डिसअसेंबल हो जाएगा, मतलब उसके जितने भी सब यूनिट्स हैं 6 के 6 वो क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। और इस तरह से ये अपना काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए सिंथेसिस इज कैटेलाइज्ड बाय अ क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज यूजेस अ सिंगल एक्टिव साइट टू कैटेलाइज द एडिशन ऑफ 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि हमने बात किया प्रीवियस स्लाइड में कि जो डीएनए सिंथेसिस का जो काम है वहाँ पर क्या होते हैं, 4 जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हमको मिलते हैं, पर उसके एडिशन के लिए केवल और केवल एक ही एक्टिव साइट होता है जो कि कहाँ पर रहता है, डीएनए पॉलीमरेज में रहता है। डीएनए पॉलीमरेज मॉनिटर्स द एबिलिटी ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म एन AT और GC बेस पेयर rather than detecting the exact न्यूक्लियोटाइड दैट एंटर्स द एक्टिव साइट। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्टिव साइट में एंटर करने वाले एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड को डिटेक्ट करने के बजाय क्या करता है, जो आने वाले न्यूक्लियोटाइड्स है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना, किसके साथ बेस पेयरिंग कर रहा है। ए का बेस पेयरिंग हमेशा टी के साथ होगा, जी का बेस पेयरिंग हमेशा किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। ये इंश्योर करने का काम करता है। नेक्स्ट है, इट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश between ribonucleotides and deoxyribonucleotides triphosphate mediated by the steric exclusion of RNTPs from the DNA polymerase active site। तो डीएनए पॉलीमरेज के पास बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये डिस्टिंग्विश कर सकता है किसके बीच में, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है उसके बीच में। ठीक है, अभी कैसे होता है, तो स्टेरिक एक्सक्लूजन के कारण होता है। ठीक है, जो आरएनए के यहाँ बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के जो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वो सही से फिट नहीं होते हैं उसके जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके एक्टिव साइट में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेजेस आर प्रोसेसिव एंजाइम। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड each time द एंजाइम बाइंड्स अ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रोसेसिव एंजाइम है। अब प्रोसेसिविटी से क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को वो ऐड करता है ना, जब वो बाइंड करता है प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी प्रोसेसिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेसिव एंजाइम है। एक बार बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद क्या करता है वो, जब तक उसका एंड पॉइंट नहीं आ जाता है तब तक वो एक एक करके इनकॉर्पोरेट करने का काम कर पाते जाता है। ठीक है, इस तरह से इसके पास क्या होते हैं, प्रोसेसिविटी एक्टिविटी। ई कोलाई में 5 टाइप के जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो पाए जाते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है कि ये कितने डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बना होता है और उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है एक सब यूनिट से मिलकर बना होता है और ये आरएनए प्राइमर रिमूवल एंड डीएनए रिपेयर फंक्शन करता है। ठीक है, पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ये भी सिंगल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ये डीएनए रिपेयर में पार्टिसिपेट करता है। जबकि पॉलीमरेज थर्ड जो होता है इसका अगर कोर की, तो ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है और ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम, मतलब जो पूरा एंजाइम होता है वो कितने सब यूनिट से मिलकर बना होगा, तो 9 सब यूनिट से मिलकर बनाता है। इसका फंक्शन सेम है। ठीक है, फोर्थ जो होता है ये एक सब यूनिट से मिलकर बनाता है और ये डीएनए रिपेयर एंड ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जो फिफ्थ है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बनाता है, ये भी ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि जो डीएनए पॉलीमरेजेस है उसके पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करेंगे तो इसके पास क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। मतलब ये क्या करेगा, जो टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग
जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको ऐड करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या होती है, जो पॉलीमरेज नॉर्मल एक्टिविटी जो हम समझते हैं वही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बाद 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। अब 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, ये प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो डीएनए का सिंथेसिस होता है, न्यू स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, 5' to 3' डायरेक्शन में होता है ना। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये केवल एक ऐसा एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जिसके पास ये कैपेसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की, जो कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहलाती है ना। तो ये भी किसके पास पाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास पाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के पास जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है वो पाई जाती है, और जो बात करेंगे हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो पाई जाती है। जबकि प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की, तो इसमें भी पॉलीमरेज एक्टिविटी पाई जाती है, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, और कौन सा एक्टिविटी पाई जाती है, तो इसमें भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पाई जाती है। डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ में केवल और केवल पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, इसके पास ना प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है ना ही प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, और ये किसमें इन्वॉल्व होता है, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है ना। डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ जो होता है इसके पास भी केवल पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी इसके पास नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोपो आइसोमरेज के बारे में। तो टोपो आइसोमरेज आर एंजाइम्स दैट रेगुलेट द ओवर बाइंडिंग एंड अंडर बाइंडिंग ऑफ डीएनए। टोपो आइसोमरेज एंजाइम जनरली क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को मेंटेन करने का काम करता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर बाइंड या अंडर बाइंड, बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाना या बहुत कम कॉइल हो जाना। ठीक है, इन दोनों को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, टोपो आइसोमरेज करेगा। Topoisomerase cut and re-anneal the DNA strand. That's how topoisomerase maintaining DNA supercoiling. तो ये क्या करता है, डीएनए में कट क्रिएट करता है, कट क्रिएट किया उसको फिर से क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इस तरह से क्या करेगा, अगर ज़्यादा बाइंड हो जाएगा मतलब ज़्यादा ही सुपर कॉइलिंग हो जाएगी तो उसको क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा, और कम सुपर कॉइलिंग होगी तो उसको क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, पूरा ये मेंटेन करने का काम करता है सुपर कॉइलिंग को। There are two types of topoisomerase first and topoisomerase second। यहाँ पर दो क्लास होती है टोपोआइसोमरेज की, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड पर ब्रेक लगाता है, मतलब कट करता है और उसे रीअनिल करके मेंटेन करता है जो सुपर कॉइलिंग है उसको। जबकि सेकंड जो होता है दोनों स्ट्रैंड में कट क्रिएट कर सकता है और ये अनिल कर सकता है। ठीक है, उसको अनिल कर सकता है और इस तरह से मेंटेन कर सकता है किसको, जो सुपर कॉइलिंग है उसको। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में टाइप 2 पाया जाता है जिसको हम गाइरेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल प्रोटीन। अब हमने बात किया था कहाँ पास कि टेम्पलेट होता है ना, टेम्पलेट क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन होता है। अब जो हेलिकेज है वो तो अनबाइंड करने का काम कर रहा है, अनबाइंड करने के बाद वो क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास भी प्रोसेसिविटी एक्टिविटी होती है ना। फिर जो पीछे में वो छोड़ कर गया है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको तो कहीं ना कहीं कोई प्रोटीन क्या करेगा, सिक्योर करके रखेगा ताकि वो फिर से रीअनिल मतलब रिकॉइल ना हो जाए, है ना। तो उसको रिकॉइलिंग से बचाने के लिए कौन काम करता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। जैसे ही डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है उससे बाइंड कर जाता है और बाइंड करके उसको फिर से कॉइल करने में या फिर डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आने से रोकता है। ठीक है, टू स्टेबलाइज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एसएसबी रैपिडली बाइंड टू द separate single stranded DNA. Binding of one SSB bind promote binding of other SSB, it is called cooperative binding। ठीक है, तो एक बार मतलब एक SSB जैसे ही बाइंड किया वो क्या करता है, प्रमोट करता है दूसरे SSB की बाइंडिंग को, और इस तरह की जो बाइंडिंग पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग बोलते हैं। ये जो होल कंटेंट जो है वो लिया गया है बुक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन
7th edition by Watson. Okay, thank you guys for watching this video. If you like this video, please do share and subscribe our channel. Thank you.